बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है सर, ये बेरोजगार हैं। हम आज पिछले लगभग 10 सालों से इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की वैकेंसी है, 1180 दिन बीत गए हैं। एक प्रवर्तन सिपाही 1140 दिन बीत गए हैं। जूनियर असिस्टेंट 55-12 1100 दिन बीत चुके हैं। लेखपाल का एक पेपर लीक हुआ है, समझिए उसको लेकर के लगातार सवाल उठाया गया, लगातार मुख्यमंत्री तक बात। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। प्राइमरी शिक्षा एकदम गायब है। हम लोग बीएड किए हुए हैं, पता चला बीएड वालों को बाद में प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। जूनियर की वेट कर रहे हैं। एक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 10 से 15 लाख बच्चा इंतजार कर रहा है। जब तक छात्र न्यायालय न जाए, न्यायालय के माध्यम से न जाए, ये आयोग सुनते ही नहीं। हम लोग को वेटिंग लिस्ट दीजिए, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं डिपार्टमेंट स्किप वाला ऑप्शन जरूर दीजिए। ये ना आयोग के हाथ में है वेटिंग लिस्ट जारी करना, ना किसी विभाग के हाथ में है, ये प्रशासन ही करेगा। ये मुख्यमंत्री के हाथ में है कि वो वेटिंग लिस्ट कर। बच्चे एकदम पूरा हताश हो गए। सब पूरे क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए। 2018 से कंटिन्यू बच्चे इसी इलाहाबाद में हैं, 3-3, 4-4 हज़ार में सर्वाइव कर रहे हैं और ये वैकेंसी आज तक नहीं दे पाए। शिक्षक भर्ती अगर नहीं देनी है तो क्यों बीटीसी, क्यों बीएड, क्यों डीएलएड करके बच्चे खत्म कर। 2,39,000 बच्चे हर साल डीएलएड का प्रशिक्षण लेकर के बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ के मकान मालिक को इतनी रहम नहीं आती कि बच्चों का एग्जाम है, अब बीच में प्रेशर करके रूम खाली करा दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस में मेरे साथ में बच्चे हैं, 15 लाख रुपए दे के सिलेक्शन लिए हुए हैं। अगर यही करना है भाई तो बता दो भाई, 15 लाख 18 लाख बोली लगा दो, हम लोग भी 1-2 कट्ठा बेच के खरीद लेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन 19 के बाद क्या करना शुरू किए, हम पेपर देंगे, आंसर की वो जारी करेंगे, जारी करने के बाद आपत्ति भी वो लेंगे, लेकिन संशोधित आंसर भी नहीं जारी करेंगे। सीएम फेलोशिप जो आपके मेंस काफी में आप जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर करोगे उसमें आप वेटेज देने की बात कर रहे हो। छात्रों का कहना है अगर वैकेंसी नहीं है तो उससे जुड़े जो कोर्सेज करा रहे हैं उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। हमारे साल भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारी उम्मीदें भी टूट रही हैं। 15 अगस्त का दिन है और इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और आज की डेट में देश आज़ादी का 80 साल का जश्न मना रहा है। तो हमें लगा हम छात्रों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ रही है, क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं आयोगों पर कि पहले तो वैकेंसी नहीं आती, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम कराने के लिए भी इन्हें तमाम आंदोलन करने पड़ते हैं। और अभी आलम यह है कि UPSSC ले लें या शिक्षा आयोग ले लें, एक में वैकेंसी बीते कई सालों से नहीं आई है, एक में वैकेंसी आई है तो बीते कई सालों से उलट की उनके बच्चों को फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो हम पहले लखनऊ थे, अब इलाहाबाद आए हैं और छात्रों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अविनाश है और आपको स्पेशली मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम छात्रों की आवाज़ पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है कि हम आज पिछले लगभग 10 सालों से इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सीन ये है कि एक शिक्षक भर्ती है 2018 से लेके आज तक नहीं आई है और एक UPSSC है जो 2022 से लेके आज तक लगभग 9 से 10 परिणाम लंबित पड़े हैं। इसका गवाह सबूत सारे हैं मेरे पास। कौन कौन से एग्जाम में बता सकते हैं? इसमें जी ये है एक ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की वैकेंसी है, 1180 दिन बीत गए हैं। एक प्रवर्तन सिपाही 1140 दिन बीत गए हैं। जूनियर असिस्टेंट 55-12 1100 दिन बीत चुके हैं। ये 7 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें और दिन जोड़ लीजिएगा। एक वन रक्षक की भर्ती है, एक सहायक स्टोर कीपर की है, जूनियर इंजीनियर है, ANM की है, जूनियर असिस्टेंट 3284 की है और एक जूनियर असिस्टेंट 54 पोस्ट की है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें जानकारी में तो नहीं, जो ये मेरी जानकारी में है ये मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें। एक शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती इन्होंने अपने विधानसभा में भी एक्सेप्ट किया है कि लगभग 48,000 पोस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में और 11,000 पोस्ट शहरी क्षेत्रों में खाली है। लेकिन आज ये आलम है कि लगभग एक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 10 से 15 लाख बच्चा इंतजार कर रहा है और इस UPSSC के रवैये से लगभग 8 से 10 लाख बच्चा इस भर्तियों का इंतजार कर रहा है और इस प्रयागराज क्या पूरे प्रदेश में अपनी इस भर्तियों का और परिणाम का इंतजार कर रहा है। नाम है आपका? पंकज पांडे नाम है। हम लोग भी इलाहाबाद में लगातार इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर UPSSC से जुड़ा हुआ, चाहे शिक्षक भर्ती से हो। लेखपाल का एक पेपर लीक हुआ है, समझिए उसको लेकर के लगातार सवाल उठाया गया, लगातार मुख्यमंत्री तक बात। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयोग दूसरे तीसरे दिन ही कह दिया कि स्पष्टीकरण दे दिया बिना जांच कराए, केवल झूठी खबर है। इसको लेकर हम न्यायालय भी जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री के दरवाजे पे 3 बार पत्राचार हुआ, DM साहब के यहाँ 3 बार बातचीत हुई, संवाद हुई छात्रों के साथ। लेकिन ये बार बार अब तो इसी तरह का आरोप, एक समय ऐसा था कि जब लोकसभा आयोग में RO पेपर लीक हुआ तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला कोई कुछ नहीं हुआ, केवल विपक्ष का आरोप है।
है, लेकिन अंत में मानना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो ऐसा ना होता। और आप देख रहे हैं अभी झारखंड में भी स्थिति चल रही है, दिल्ली में कैसे हुआ आपने देखा, और इलाहाबाद में भी। और आप सबको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद में लगातार पूर्व से ही, जब न दिल्ली का पता था न झारखंड का पता था, पेपर लीक को लेकर 21 मई को पेपर लीक हुआ था। 2 दिन के बाद से लगातार आंदोलन चल रहा है और आज भी जारी है। और केवल यही नहीं, शिक्षक भर्ती की समस्या, शिक्षक भर्ती लंबे समय से गायब है, प्राइमरी शिक्षा एकदम गायब है। हम लोग बीएड किए हुए हैं, पता चला बीएड वालों को बाद में प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, जूनियर की वेट कर रहे हैं। और 2022 में लास्ट भर्ती आई थी, अब जाकर के पूरा हुआ, उसमें भी इंग्लिश के पेपर में 33 प्रश्न लगभग गलत हैं, वो कोर्ट में पाया गया। यूपी टेट नहीं, टीजीटी में। तो सोचिए मतलब इतनी बार कहा गया, बोला गया। सबसे बड़ी बात है कि जब तक छात्र न्यायालय न जाएं, न्यायालय के माध्यम से न जाएं, ये आयोग सुनते ही नहीं। आयोग अपनी सबसे दमन स्थिति में बच्चों पे एफआईआर कराने का काम आयोग करता है, बच्चों को दबाने का काम आयोग करता है। अगर आयोग हमारे से संवाद जारी रखे, छात्रों से संवाद रखे, चाहे यूपी ट्रिपल का मामला हो, चाहे लोकसेवा आयोग हो, शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे लोकसेवा आयोग के विभिन्न वर्ग, आज भी आप लोकसेवा आयोग चले जाइए तो लोकसेवा आयोग में संवाद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जब तक उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जाता। तो हम लोग कब तक, आप लोअर की भर्ती कितने साल के बाद आई, लोअर में कट ऑफ इतनी हाई गई कि बच्चे लगातार ब्रिजेश पाठक जी के दरवाजे गए, ब्रिजेश पाठक जी से बात करवाई, उन्होंने तुरंत सचिव को कॉल किया, पता चला जिस दिन उन्होंने बुलाया सचिव खुद छुट्टी पर गायब हो गए। आखिर अब उप मुख्यमंत्री का पावर नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं तो किसके पास जाएं, किसके दरवाजे जाएं? जब सड़क पे बच्चे उतरते हैं तो आप जेल भेजने का काम करते हो, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के बस जेल भेज दो। ये आम बच्चे हैं, जो बच्चे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल बैकअप है। ये बच्चे कोई सवाल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जब आप सवाल उठाते हैं, 4 बात कहते हैं तो 2 बात मानी जाती है। भाई हम लोग किस रास्ते पर जाएं? मेरा नाम ब्रिजभान सिंह है। करते हैं ब्रिजभान? मैं भी यूपी ट्रिपल की तैयारी करता हूँ, यूपीपीएससी के भी। तो यूपी ट्रिपल के लोअर पीसीएस का भी जो कट ऑफ जारी हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी ने जब पेट कराया है, पेट का मिनिमम कट ऑफ उसी तुरंत जारी कर दें। कितने कट ऑफ वाले लोअर पीसीएस में बैठेंगे, लेखपाल में बैठेंगे, बीडीओ में बैठेंगे, या अन्यथा कोई भी वैकेंसी आ रही है यूपी ट्रिपल पे विभाग से तो इसमें बैठेंगे। इनका क्या काम है, पहले कट ऑफ निकालेंगे नहीं, लोअर की वैकेंसी निकाल दिए, आधे बच्चे तैयारी करना चालू कर दिए। जब तैयारी करने लगे, लास्ट में जब सबके एग्ज़ाम होने का समय आया तो उसमें जो है कट ऑफ जारी कर दिए, कितने बच्चे जो है बाहर कर दिए गए। आप लोगों को चाहिए कि जितने भी बच्चों को परेशान ना किया जाए, मिनिमम कट ऑफ जारी करके तत्काल बता दिया जाए कितने कट ऑफ वाले इस वैकेंसी में लोअर वाले में बैठ पाएंगे, नहीं बैठ। उस हिसाब से छात्र तैयारी जी, उस हिसाब से छात्र तैयारी करें। दूसरी चीज़, लेखपाल की भी मुद्दा है, लेखपाल में भी पेपर लीक हुआ, उसका भी मुद्दा हम लोगों को दबा उठा है। तमाम मुद्दे हैं जो छात्रों के तमाम आरोप हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूपचंद्र है, मैं जूनियर इंजीनियर 2024 का तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा एग्ज़ाम 3 मई को हो गया, अभी तक डीबी का रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग आयोग से ये वैकेंसी है? हाँ सर, कब की वैकेंसी है? ये 2024 की वैकेंसी है और 26 लग चुका है। और मेरा कहना है आयोग से कि हम लोग को वेटिंग लिस्ट दीजिए। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, डिपार्टमेंट स्किप वाला ऑप्शन ज़रूर दीजिए। जैसे 2018 में सर इरिगेशन में जो सिलेक्टेड हैं वो 2024 में भी फॉर्म भरे हैं, वो भी इरिगेशन में हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर वैकेंसी खाली चली जाती है। कम से कम चेयरमैन सर को डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन देना चाहिए, जो बच्चा जो चाहिए। ये मेरी अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी चेयरमैन से भी और आपके आयोग से भी, सचिव से आयोग के, तो उनका कहना है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ना आयोग के हाथ में है वेटिंग लिस्ट जारी करना, ना किसी विभाग के हाथ में है, ये प्रशासन ही करेगा, ये मुख्यमंत्री के हाथ में है कि वो वेटिंग लिस्ट कर सकते। मैं वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट स्किप की बात कर रहा हूँ। जैसे 2018 में जब ऑफलाइन डीबी था, उसमें टिक करने का ऑप्शन था, या आप टिक करिए पूरे डिपार्टमेंट को या मत करिए। पर इसमें इस बार ऑनलाइन डीबी में आपको सारे डिपार्टमेंट फिलअप करना ही करना है। जैसे मान लीजिए मैं इरिगेशन में सिलेक्टेड हूँ, मुझे पीडब्ल्यूडी या आरईडी चाहिए, तो मैं इरिगेशन दोबारा क्यों भरूँ? अगर मैं भरता हूँ मुझे मिलेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं लूँगा। इससे नए बच्चे के सीट खराब हो जाएगी, वैकेंसी चली जाएगी। इसकी वजह से बार बार बैकलॉग आ रही है। मैं चाहता हूँ चेयरमैन सर को डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन ज़रूर दें, बस इतना मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है सर। मेरा कहना है यूपी ट्रिपल आयोग जो है, इसमें एक तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए, सरकार को इससे खाद देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं एक ही वैकेंसीज में बहुत सारे, मतलब एक ही पद के लिए सभी कई डिपार्टमेंट के बच्चे, जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ। आयोग का कहना है कि अंकुर वेटिंग लिस्ट उनके हाथ में नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ेगा, तब जाके ये हो सकता है। सरकार छात्र के हित में सोचना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि छात्र ही आगे जाके ये भी भविष्य के कुछ बनेंगे ही, तो उनके हित में सरकार को बहुत सारे प्रावधान करने चाहिए। जैसे वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, हमारे लिए भी सोचें
क्या खास ध्यान। नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत यादव है। सर मैं भी यहाँ का एस्पिरेंट हूँ। जैसे हमारे भाइयों ने बताया कि अभी आयोग की ये जो लापरवाहियाँ हैं, सर मैं भी इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। मैं TGT इंग्लिश से दिया था, 2022 की वैकेंसी थी, जिसमें से आयोग की लापरवाही इतनी ज़बरदस्त हुई है। वो पहली बार उसने माना नहीं कि मेरे क्वेश्चन गलत हैं। हम लोग ने 4 जून को एग्ज़ाम दिया। 4 जून को एग्ज़ाम देने के बाद 5 जून को सीधा हम लोग आयोग पे गए हैं, यहाँ पर चयन बोर्ड में। उनको बताया कि हमारा पेपर आया है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्शन आएगा, आप लोग ऑब्जेक्शन दीजिएगा, उस पर कार्रवाई, हम हमारे एक्सपर्ट बैठेंगे, कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने कम से कम जाके वहाँ पर 5, 8, 9 लगभग 5 बार 7 बार गए। उनसे ऑब्जेक्शन हम लोग ऑब्जेक्शन भी दिए। लगभग 30 हम लोग का जो पूरा टोटल क्वेश्चन है 41 है। 41 क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ना इनके एक्सपर्ट बैठे हैं, ना इनके एक्सपर्ट बैठे, ना इनको हमको हाँ नहीं, ये चयन बोर्ड का आयोग का इंग्लिश TGT का 2022 की वैकेंसी है सर। 2022 वैकेंसी इतनी मतलब बेतरतीब तरीके से आई है कि मतलब बच्चे एकदम पूरा हताश हो गए। सब पूरे क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए। हम लोगों ने जब जवाब मांगा उसके लिए इनके पास एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में जब इनसे बात होने लगी, जब कोर्ट का मुद्दा आया इनके पास, तो इनका जब सचिव आया, सचिव ने ये बोला कि ये जो पेपर होता है ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये एजेंसी के हाथ में होता है। सर जब हमसे फॉर्म अगर आयोग हमसे भरवा रहा है, हमारा कहना यही है, जब फॉर्म हमसे आयोग भरवा रहा है, आयोग से जवाब मांगे तो जिम्मेदारी हम आयोग समझते हैं। या तो फिर सीधा आयोग कह दे कि जो आप ऑब्जेक्ट करेंगे एजेंसी को करेंगे, ठीक है, या तो एजेंसी करिए या फिर मुझे नहीं करिए, या फिर आप जवाब देने कोर्ट में नहीं आइए, आप भी नहीं आइए, हमको एजेंसी बुलाइए, जिससे हमारे सामने उसको पारदर्शिता बने। हाँ, और सर वहाँ पर एजेंसी का नाम भी नहीं लिया गया। वहाँ पर एजेंसी भी नहीं बता रहे कौन सी एजेंसी है, किस पे उस पर कुछ किया जाए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। और ये 5 साल, पहली बात है कि 5 साल बाद वो एग्ज़ाम कराए और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये लोग पैसा जमा करवा लिए 25 रुपये फॉर्म जब जैसे लोअर वाले में, और ये डिक्लेरेशन बाद में होता है कि कौन बच्चे पेपर मुक्त परीक्षा देंगे, मतलब मेरिट बाद में जारी करने पैसा पहले फॉर्म भरवा ले रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अधिकतम संख्या में बच्चे फॉर्म भर देते हैं और बाद में पता चलता है कि 70% बच्चे बाहर हो गए। अब पैसा वापस कर, पैसा कुछ वापस नहीं, पैसे का तो कोई हिसाब ही नहीं। प्लस इनके पास सबसे बड़ी, जब आप सड़क पर उतरते हो, पूर्व में इनका इतिहास रहा है कि जब आंदोलन का रूप आता है या सड़क पे उतरते हैं या कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं या किसी माध्यम से उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तभी ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अन्यथा ये कुंभकर्णी नीति में सोते रहते हैं। और ये रिकॉर्ड आज भी इनका कायम है, कोई जवाबदेही नहीं है। और टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट में ये तक नहीं पता चलता लोगों को कि टाइपिंग टेस्ट में किसमें कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, किस तरीके से किसको लिया गया, किसको अंदर किया गया। और अभी हाल ही में पता कोई क्राइटेरिया तय नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। पेट में एग्जाम में कोई क्राइटेरिया तय नहीं, सिर्फ लड़कों को मूर्ख बनाया जा रहा है पेट के नाम पर। कितने लोग पास होंगे, कितने अंक फेल होंगे, कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सा एक काम करिए, मैं आपको एक डेटा दूं। उत्तर प्रदेश में 2018 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। सरकार के पास हर साल 2,39,000 बच्चे DLED का प्रशिक्षण लेते हैं, जो आगे चल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती देते हैं। हम नहीं कह रहे कि आप ज़्यादा सीटें, आपको भी पता है 26,000 स्कूल बंद हुए हैं, आप ज़्यादा सीटें मत दीजिए। आप सिर्फ इतना करिए कि कम से कम जो 10,000, 5,000 जो भी आपके पास है, उसका एक कैलेंडर जारी कर दीजिए कि इस महीने में पात्रता परीक्षा होगी, इस महीने में मुख्य परीक्षा होगी, यह ज्वाइनिंग हमारी होगी। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, अगर हमें पता रहेगा कि इस महीने में हमारा पेपर है, हमें अपनी योग्यता साबित कर। TSS ने तो किया इस बार। मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है सर, इन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाई, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, मैक्सिमम के आंसर की गलत दिए। हम यह नहीं कह रहे हैं आप नई वैकेंसी बहुत ज़्यादा क्रिएट करिए, हर साल जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने पद का एक कैलेंडर जारी कर दीजिए। हम अपने आप को असफल मानते हैं, आप हमें अपना योग्यता साबित करने का मौका दीजिए। हमें पता चले कि इस महीने में आपका पात्रता होगी, मुख्य परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, हम नहीं सेलेक्ट होंगे, हम आपको दोष नहीं देंगे। 2018 से कंटिन्यू बच्चे इसी इलाहाबाद में हैं, 3-3, 4-4 हज़ार में सर्वाइव कर रहे हैं और ये वैकेंसी आज तक नहीं दे पाए। जब लड़के आंदोलन करते हैं तुरंत ही वैकेंसी में, प्रिंट मीडिया में हर दिन आप देखते हैं 11,000 पद खाली हैं, 50,000 पद खाली हैं, 60,000 पद खाली हैं। धरातल पे पिछले 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई। अगर नहीं देना है चलिए ठीक है, आपको पता है सरकार के एक फैसले से कितनी इंडस्ट्री बर्बाद हुई।
2,39,000 बच्चे हर साल डीएलएड का प्रशिक्षण लेकर के बेरोजगार हो रहे हैं। और जो बच्चा डीएलएड करता है उसका सिर्फ एक मुद्दा होता है, मैं प्राइमरी का अध्यापक बनूंगा। कोई अध्यापक नहीं बन सकता। अगर आपको वैकेंसी नहीं देनी है, प्रशिक्षण कोर्स को समाप्त कर दीजिए। आप यह सोच के देखिए, 70,000 80,000 एक फैमिली 2 साल देती है। हमारा 2 साल बर्बाद हुआ, हमने कोई स्किल नहीं सीखी। हमने 2 साल एक ट्रेनिंग ली कि हम टीचर बनेंगे, टीचर की वैकेंसी नहीं आई। 8 साल हो गए सर। आप सोच सकते हैं एक लड़का, यहाँ पे कोई भी भाई बहन हो, 8 साल। और आपको मजे की बात बताता हूँ, पीएनपी के बारे में सुनिए। 2 साल का इनका कोर्स है, 4 सेमेस्टर एग्जाम होता है। इतिहास उठा के देख लीजिए पीएनपी का, 2 साल का कोर्स इन्होंने हर बार 3 साल 3.5 साल में क्लियर किया है। अभी रिजल्ट आया है, मैं आपको बताऊं, मैं डीएलएड को 2045 से 55% बच्चों को फेल कर दिया जाता है। जो बच्चा आकर के हमसे कहता है कि सर आंसर की मिलाए हैं 22 नंबर आया है, उस बच्चे का रिजल्ट में 3 नंबर से 7 नंबर है। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, उनके पास उनकी कॉपी देखने का कोई अधिकार नहीं है, कॉपी पब्लिक करने का अधिकार नहीं है, आरटीआई का कोई अधिकार नहीं है। सोच के देखिए, मैं अपनी कॉपी लिखा, मेरा 17 नंबर आया, आपने मुझे 5 नंबर दे दिया। मैं इतना भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता कि मेरी कॉपी मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि कॉपी दिखाने का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चे रो रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं 3 सेमेस्टर में बच्चा 98% पाया है, चौथे सेमेस्टर में इंग्लिश में 3 नंबर पाएगा, 5 नंबर पाएगा। ये व्यवस्था है। और सर डीलेट 2023 के बैच के हम स्टूडेंट हैं। जब सर पहली बात तो 1 साल लेट चल रहा है। अब जैसे हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सब बढ़िया एग्ज़ाम गया। पहली बात तो जब इस साल एग्ज़ाम हुए डीलेट वालों के, तो उसी समय लेखपाल का एग्ज़ाम था। तो ये इन्होंने क्या सेट किया कि 18, 19, 20 3 दिन तक डीलेट वाले एग्ज़ाम कराते हैं। 21 को हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम था। ये भी नहीं कि सेंटर पास में हो, सेंटर हमारा दूर दूर दे देते हैं। हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया, एग्ज़ाम दिया। हमने इंग्लिश कॉपी को बढ़िया से लिखा, आके यहाँ मिला भी। ये हमारे सर जी हैं, इनको भी दिखा दीजिए। इनसे हम लोगों ने पढ़े हैं। पढ़ने के बाद जब हम मिलाए, 25 नंबर का होता है, उसमें से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 नंबर के वेरी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट आते हैं मतलब 7 क्वेश्चन 14 नंबर के। हमने घर में आके मिलाया तो हमारे उसमें से 21-22 नंबर बन रहे थे। उन्होंने हमारी कॉपी पता नहीं कैसे चेक किया है, खाली 7 नंबर दिया है। अब वो सही से चेक किए हैं नहीं किए हैं वो जान, कॉपी नहीं देख सकते। नहीं। और सुन लीजिए, स्कूटनी का फॉर्म जब हम लोग भरेंगे तो 200 रुपये एक सब्जेक्ट का। यानी अगर बच्चा 2 स्कूटनी का फॉर्म भरेगा तो 400 हुआ। यानी कि फेल किया है 81,000 का। 81,000 गुणा अगर आप 200 का मतलब 200 करा देंगे, पूरा मैं सब अगर बताऊं तो ये लगभग 3 करोड़ के आसपास रुपया पहुंच रहा है। जब अब अगर जो स्पेस मतलब कि बैक परीक्षा कराएंगे, एक बैक परीक्षा की फीस है 1,000 रुपये। अब मान लीजिए अगर 81,000 लोग जो हैं बच्चे हैं, अगर बैक पेपर के लिए 1,000 देते हैं तो लगभग 8 करोड़ रुपए ये पीएनपी कमाएगा। अब हम लोग 23 के बच्चे हैं, क्या चल रहा है, 26 चल रहा है। पहली बात तो वैकेंसी पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद बना ली कि आने वाली। सीटेट क्वालिफाई हैं, टेट हुआ उसमें क्वालिफाई हैं। अब ये है कि बीटीसी कर लेते हैं तो आएगी तो भाग लेंगे। अब पहले ही फेल कर दिया, 1 साल तो पहले लेट है, 25 में कंप्लीट होना चाहिए, 26 चल रहा है। तो हमारी पीएनपी से एक ही मांग है कि आप हमारा स्पेशल बैक पेपर करा के सही से रिजल्ट जमा सही से जारी कर दें और हम लोग टीचर की भर्ती में भाग लें। सीधा सा एक छोटा से हो तुम? मैं बांदा से हूँ। यहाँ मुझे हो गया 4-5 साल। इन बच्चों की तरफ से घर से आते छोटा सा मुद्दा है। किसी तरह अभी सर आज मैं रूम खाली किया हूँ। एक समस्या यहाँ की ये भी है, मुझे पता नहीं, मैं बोल दूंगा तो क्या बोलेंगे। यहाँ के मकान मालिक हैं, बच्चों को कोई समझता ही नहीं है। मैं अभी सर आपको रूम दिखा रहा हूँ। आज 15 अगस्त है, ये सब यहाँ झंडा फहरा रहे थे। हम लोग रूम बोरी लेके सामान वो रूम से यहाँ सेट हो रहे थे 3रे मंजिल में। आज 15 अगस्त है, अभी हम सुबह से अभी तक कुछ खाना नहीं खाए, खाली रूम चेंज कर रहे थे। हमारा 17 को ग्रुप डी का एग्जाम भोपाल में है, 23 का भी लोअर पीसेस का झांसी में है। यहाँ के मकान मालिक को इतनी रहम नहीं आती कि बच्चों का एग्जाम है, अब बीच में प्रेशर करके रूम खाली करा दे रहे हैं। कैसा बढ़ा नहीं है। अच्छा पहले क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। हम रूम जब लिए तो पहले हमारा उसमें बिजली बिल इंक्लूड नहीं था। फिर हम अचानक मीटर लगा देते हैं। जब आप मीटर लगाएंगे तो हमसे बोल दीजिए कि भैया आपका बिजली बिल इंक्लूड हो, अगर हमारे बस का होगा तो लेंगे, नहीं छोड़ देंगे। अब अचानक अपने लड़के को भेज देते हैं, वो आता है। अब हमसे बड़ा हम लोग किराएदार हैं, आता है बोलता है भाई वो बिजली बिल दो। जब 700-800 रुपये हो जाता है, हमारे लिए 700-800 बहुत रुपये हो जाते हैं। आता है बिजली बिल मांगता, हम उससे बात करते भाई हम नहीं दे पाएंगे। वो कहता है रूम खाली कर दो, हम कहते हैं मिल जाएगा खाली कर देंगे। वो कहता है नहीं, अगर नहीं खाली करोगे तो पूरा बिजली बिल देना पड़ेगा। मजबूरी है हम लोगों की ना, कि अगर 700 रुपये होते तो अभी वहीं हम होते। आज 15 अगस्त हम लोग इधर रूम सामान लेके रखे हैं, एक ढोके।
करते हैं पिताजी? पिताजी किसानी करते हैं। सब मुद्दा बहुत छोटा सा है। ऐसी हालत है अगर सर। हम लोग 5 साल में मेरी सर हम लोग यहाँ बहुत सारे लड़के रहते, कम से कम 10 से 15 लाख लोग लड़के इधर रहते हैं। यहाँ के जितने भी मकान मालिक हैं, सरकार को ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए कि मकान मालिक रूम देख के मतलब कि किराया ले। अगर जैसी रूम में व्यवस्था है उसी प्रकार से रूम का किराया ले। वो चीज़ें इरिलेवेंट हो जाएंगी। यहाँ कितना किराया है? यहाँ मिनिमम एक लोग के लिए गिरी से गिरी हालत में 2500 रुपये, 3500 एक लोग के लिए। सबसे पहली बात तो मकानों को, एक मिनट, भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं इनका समर्थन करता हूं और मैं लगातार खड़ा भी रहा हूं। मैं खुद भी लोकल हूं, मकान मालिक के तौर पे भी हूं और स्टूडेंट के तौर पे भी। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, मकान जितने बने हैं, पहली बात तो ये अवैध पीडीए और एडीए, पूर्व में एडीए थी, वर्तमान में पीडीए है, जो कि पैसे ले करके मकानों को बनवाने का काम करती है। जब कोई घटना, जैसे अभी आपने देखा लाइब्रेरी में एक बड़ी घटना घटी, उसके बाद सारी कोचिंग लाइब्रेरी सब बंद, फिर पता चला 1 हफ्ते बाद पैसा लिया, फिर सब खुल गया। मतलब जब कैश पैसा लेकर यही नेता नगरी जो संसद विधानसभा में बैठे हैं, पैसे लेकर के जब पीडीए और एडीए को मकानों को बनने देते हैं और बाद में यही कोई घटना घट जाती है तो फिर कहते हैं इलीगल, अवैध है। और जब अवैध मकान है तो कैसे वैध रूप से किसी प्रकार का नियम और कानून लागू होगा? तो पहली बात तो हम लोग एक तरह से हम लोग उस तरह के मकानों में रहते हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे दिल्ली में एनडीएमसी है और एमसीडी है, तो हम दिल्ली के एमसीडी वाले पार्ट के लोग हैं, जिसका पार्ट में उनके सरकार में हम लोग का कोई गिनती नहीं है। अगर हम लोग सच में काउंटिंग में होते तो हमारे पास मकान भी होता, पार्क भी होता, चौड़ी सड़क भी होती और पूरी व्यवस्था भी होती है। तो इन सारी स्थितियों में बच्चों के साथ समस्या है और सबसे बड़ी मकान मालिक समस्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अगर झेलना पड़ रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। और समय अंतराल, एक परीक्षा से दूसरा परीक्षा कराने में इनको 7 साल 5 साल लग जाता है। तो वो जो परीक्षा अंतराल है उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और जब जवाबदेही तय होगी तो हर साल 2 साल 3 साल में परीक्षा समय अंतराल पर पूरा होगा और बच्चे अपने समय अंतराल पर आएंगे और चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो एकदम बड़ी बात, अच्छी बात कही कि शिक्षक भर्ती अगर नहीं देनी है तो क्यों बीटीसी, क्यों बीएड, क्यों डीएलएड करके बच्चे खत्म कर। देखिए सब लोग, आप यूपी में बात कर लिए। देखिए मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे पेपर लीक पे ही बात करो। हाँ। मगर ये जब तैयारी ही नहीं यहाँ पर रह के कर पाएंगे, अपने गांव देहात में जाके कैसे तैयारी करेंगे? जितना जरूरी वो मुद्दा है उतना ही जरूरी ये मुद्दा, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने यूपी के बारे में बात किया, सब जगह तो व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं केंद्र के संस्थाओं की, जैसे एसएससी की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ और भी सारे पेपर हुए, एसएससी जीडी का पेपर हुआ। दिल्ली पुलिस में मेरे साथ में बच्चे हैं, ऐसे सामने हैं, 15 लाख रुपए दे के सिलेक्शन लिए हुए हैं, 82 नंबर पाए हुए हैं। हम लोग पढ़ के 70 नंबर पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। ऐसा करना है तो भाई बता दो कि हम लोग भी 2 कट्ठा बेच के ले जाए, 15 लाख दे दें, हम लोग भी नौकरी पा जाएं। ऐसा एसएससी जीडी में झारखंड में पेपर लीक हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ। क्या किए तुम? पेपर लीक हुआ है, सब जगह लीक हुआ है, तुम पेपर कैंसिल करो। हाँ भाई हमारे पेपर लीक हो गया, हम फिर से करा रहे हैं, अच्छी व्यवस्था के साथ करा रहे हैं। तुम ये नहीं करोगे, तुम करोगे उसी में आंसर की जारी कर दो, उसी में सिलेक्शन करा दोगे बच्चों का। क्या मतलब है? पेपर लीक तो हो ही गया है। अब पेपर लीक जब होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, वो पकड़ ही नहीं पाते, सर्वर अपने आप से हैक करके कर्सर से जैसे मान लीजिए पेपर लीक कर पैसा दे के बैठा हुआ, वो बैठा रहेगा, एक्टिंग कराएगा कि भाई मैं तो पेपर दे रहा हूँ, उधर उसका सर्वर से सेटिंग करके अपना 82 नंबर 85 नंबर पा जा रहे हो 100 में। तो भाई जो मेहनत कर रहा है और फिर मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाएगा? और रही बात जो इस समय एनटीए वो एसएससी का जो वो करा रहा है, क्या वेंडर है, एडिक्विटी वेंडर है। आप तो जानते होंगे मध्य प्रदेश में पूरा बैन है, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने बैन लगाया है। आपने ये जो चेयरमैन साहब हैं, पिछले साल हल्ला उल्ला हुआ, कह रहे हैं आए 1 घंटा आपके ही न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बात किया है। नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे कर रहे हो तुम? ये भी बताओ ना, बच्चों के बीच में रखो कि हाँ भाई हम नॉर्मलाइजेशन ऐसे करें। एक ही शिफ्ट में एक ही बच्चे का 13 नंबर, मेरा एसएससी सीजीएल में 130 नंबर था, कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा था, अब 13 नंबर तुम कैसे घटा दे रहे हो? मेरी गलती है वो, मेरी गलती है वो। अब फिर आप नॉर्मलाइजेशन, एक ही शिफ्ट में 2 बच्चे बैठ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है, कोई क्वेश्चन ये मान लीजिए जैसे जीएस का कोई पेपर है, जैसे जीएस में क्या होता है, मान लीजिए कि इनको बाबर के बारे में नहीं पता, वो किसी के लिए टफ है, किसी के लिए आसान है। तो भाई तुम किस हिसाब से कर रहे हो नॉर्मलाइजेशन की उसी शिफ्ट में उस बच्चे का बढ़ जा रहा है, उसी शिफ्ट में उस बच्चे का घट जा रहा है। आप ये भी नहीं कर पा रहे हो। दिल्ली पुलिस का पेपर लीक हुआ, आप उसमें कह दिए कि अभी पेपर हुआ है, मैक्सिमम से 90 बच्चों का कहे कि हम डिवार कर देंगे। 90 बच्चे सिर्फ हुए हैं क्या? हम बता, यहीं गाजीपुर बनारस में ऐसे सेंटर होते हैं कि जाओ बैठ जाओ, पैसा तो 15 लाख 18 लाख तुमको पेपर दे देंगे, 80 नंबर 85 नंबर ला के देंगे। और हम लोग
हम लोग पढ़ के 70 नंबर लाओ, नॉर्मलाइजेशन से फिर 2 नंबर पीछे कर देंगे, क्या मतलब है भाई? अगर यही करना है भाई तो बता दो भाई, 15 लाख 18 लाख बोली लगा दो, हम लोग भी 1-2 कट्ठा बेच के खरीद लेंगे। बस एक सिंपल मुद्दा, जो इंडिया का सिस्टम है एजुकेशन ना, उसमें एक छोटी सी अनुरोध सारे स्टूडेंट की तरफ से है सर। मैं कुछ नहीं घटेगा। मैं यह चाहता हूं, अगर हम 5 साल बाद चुनाव की डेट एकदम फिक्स रख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है भारत में चुनाव कराना, सारे देश में सारे राज्य में एक साथ ईमानदारी से होता है। आप एक कैलेंडर दे दीजिए इन बच्चों को, इस महीने में वैकेंसी आएगी, पेपर होगा, जिसकी सामर्थ्य रहेगी वो आकर के तैयारी करेगा, जिसकी सामर्थ्य नहीं रहेगी वो तैयारी नहीं करेगा। और अगर किसी कोर्स को आप इस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं कि पार्टिकुलर एक सेगमेंट में जाना है, तो अगर आपके पास उस सेगमेंट में वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। हर साल 2.5 लाख बच्चे डीएलएड कर रहे हैं। आप इस बात का मतलब समझते हैं? हर साल हम लोग 2.5 लाख बच्चों की एक नई बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं और वो किसी लायक नहीं है। उन्होंने, आप मुझे बताइए, आपने योग्यता ली है पत्रकारिता की और आपको इस सेगमेंट में मौका ही ना मिले तो आप क्या करेंगे? हमारा कोई वो नहीं है। हम यह चाहते हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं, 26,000 अपने स्कूल, आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें, मेरी बस 2 मांगे। पहली, अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं पद खाली है तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भर्ती दे दीजिए। अगर नहीं देना है तो ये जो आए दिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से 10,000, 20,000, 30,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, मैं अनुरोध करता हूं कि सर जो भी व्यक्ति ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन छाप दे उसको तुरंत आप इंडिया से बैन कर dीजिए। इनकी एक वैकेंसी के नोटिफिकेशन पे बच्चे करोड़ों रुपए, अगर आयोग दे रहा होगा तभी छप रहा होगा ना, सर खुद से तो छापेंगे नहीं। अगर आयोग नहीं दे रहा है सर, आप समझिए, मैं बताता हूं, कल हम पीएनपी पे धरना रख दें, आज आयोग वैकेंसी की न्यूज़ दे देता है। आप परसों रख दीजिए, कल वैकेंसी की न्यूज़ दे देगा। आपको बताएं, एक पारदर्शिता लेके आइए, स्टूडेंट का भरोसा कायम करिए और आप किसी भी तरीके से प्रिंट मीडिया से, अगर आयोग की तरफ से, आपको पता है इन्होंने वैकेंसी खबर छापी, कोचिंग बैच चला रही है और उसके बाद एंड ऑफ द डे पीएनपी एक नोटिस चिपका देती कि हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। आप इस बात को समझ रहे हैं? बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है सर, ये बेरोजगार हैं, ये आए हैं, ये डीएलएड करके आए हैं। एक बच्चा, आप सोच सकते हैं कि एक लड़का 80,000 82,000 रुपये जो दिया वो तो छोड़िए, 2.5 साल में बीटीसी किया, 3 साल में, 2 साल का कोर्स है। और मज़े की बात बताता हूँ आपको, अगर उसने 1 नंबर से बैक लग गया ना तो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता। और सुनिए, वह पेपर 1 साल बाद होगा। ऑलरेडी आप 3 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर गलती से, आपकी गलती से फेल हुआ तो 4 साल लगेंगे। आपको पता होना चाहिए, बादा डाइट में हर एक बच्चे को फेल कर दिया गया, पूरे के पूरे बच्चे फेल हो गए सर। आप सोच के देखिए, बच्चा कह रहा है हमारा प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा, पीएनपी एक मूल्यांकन तो कर दे कि भाई जिसका नहीं चढ़ा है ऑब्जेक्शन कर दीजिए, चढ़ जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं। तो बस इतना है कि सर जो भी वैकेंसी देना है उसको ऑन टाइम दे दीजिए, अन्यथा आपके पास नहीं सीटें हैं तो प्लीज़ आप डीएलएड कोर्स को बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल डालेंगे इनको। सर, मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो वैकेंसियाँ निकालता है, पेपर लेता है, चूँकि मैं 15, 16, 17, 18, 19 के बाद अब भी इसका अभ्यर्थी बना हुआ हूँ, फाइनल सिलेक्शन मुझे नहीं मिला। ये बदलाव क्या किए हैं, 2019 के पहले की बात को समझ लेते हैं और 2019 के बाद की बात को समझते हैं। पहले ये होता था कि पीसीएस का एग्ज़ाम होता था, होने के बाद आयोग एक निश्चित समय में उसकी आंसर की जारी करता था। यह हमें बताता था कि आप मिलान करिए, मिलान करने के बाद ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन डाउट में है या उसमें संशोधित करने की गुंजाइश है। उस पर हमको टाइम दिया जाता था और हम अपनी आपत्तियां दर्ज कराते थे। आयोग 2019 के पहले ये करता था कि आपत्ति दर्ज होने के बाद वो मिलान करता था, मिलान करने के बाद एक संशोधित आंसर जारी करता था और संशोधित आंसर जब आता था इसके बाद मिलान करते थे। फिर ये देखते थे कि क्या हम मिलान करने पर जो सही चीज़ें हैं उनको डिक्लेयर किया जाता था, जो गलत चीज़ें हैं उनको डिक्लेयर किया जाता था। अब इसके बाद होता था कि आपको रिजल्ट आता था, रिजल्ट के साथ आपकी मार्कशीट मिलती थी, मार्कशीट कैटेगरी वाइज जारी होती थी, किस कैटेगरी का कितना गया है, कितना नंबर है, और बिल्कुल क्लियर होते थे। और ये अभ्यर्थी मान लेता था कि मेरा नहीं हुआ तो इस वजह से नहीं हुआ, आगे की उस हिसाब से वो तैयारी करता था। लेकिन 19 के बाद क्या करना शुरू किए, हम पेपर देंगे,
आंसर की वो जारी करेंगे। जारी करने के बाद आपत्ति भी वो लेंगे, लेकिन संशोधित आंसर कुंजी नहीं जारी करेंगे। इसके वो उसको स्किप्ट कर दिए, वहाँ संशोधन आंसर कुंजी। अब उसका जो बैड इफेक्ट पड़ता है अभ्यर्थी पर वो क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे 84 हैं, यहाँ अरुण जी थे 2024 में, उनके 83 थे, एक आकाश मिश्रा हैं, उनके 82 हैं। हम लोग प्रीलिम्स फेल हो गए, इसके बाद वो पूरी वैकेंसी क्लियर हो गई, हमको कुछ उसके माध्यम से नहीं दिया जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन से हम तब मांग सकते हैं जब पूरी क्लियर वैकेंसी हो जाए। अब आया कि फाइनल 76 क्वेश्चन पर हुआ है और हम 82-84 पर क्या हैं, बाहर हैं। ये हुआ संशोधित उत्तर कुंजी ना जारी करने का दुष्परिणाम। इन्होंने किया क्या सर, कि जैसे एक चीज़ की बड़ी खामी है, उत्तर जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो प्रश्न को गलत देना, उसके आंसर को गलत मान लेना। अभी बताया, मैं बता रहा हूँ, वो तो आपने बताया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात कर रहा हूँ सर। ये 84 से 76 यानी संशोधित में 10 क्वेश्चन हुए और लोक सेवा आयोग में हम पॉइंट में छटते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन का गैप, जो पेपर सेटर है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा में आते हैं, वो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं, मेंबर्स हैं, उनको उसका पैसा दिया जाता है, सालों का टाइम दिया जाता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस क्यों गलत हो जाते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन गलत कर देने के बाद हमको संशोधित की गुंजाइश सही मायने पे उन पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें जरूर ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है सीएम फेलोशिप की, जो समस्या भी आने वाली है, और ऑनलाइन ही कॉपी चेक करने की बात कर रहे हैं। दोनों बड़ी समस्या क्रिएट करेगा कि आप एक तो ऑनलाइन कॉपी चेक करने का, उसका क्या स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड से कॉपी चेक करोगे। डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट राइटिंग होती है, स्किल्स उनकी होती है। टीचर की इतनी कमी तो नहीं हो गई कि आप कॉपी ऑनलाइन चेक करा रहे हो। दूसरी, जवाबदेही नहीं है। तीसरा, सीएम फेलोशिप जो आपके मेंस कॉपी में आप जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर करोगे उसमें आप वेटेज देने की बात कर रहे हो। हजारों नहीं, लाखों बच्चे बाहर हो जाएंगे और उन बच्चों को मौका मिलेगा जो सीएम फेलोशिप के थ्रू उनको लाभ मिलता है। तो ये समस्या क्यों लाई जा रही है? जब एक समान परीक्षा प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे ये सीएम फेलोशिप या किसी प्रकार का वेटेज देने का क्या अधिकार है? तो ये प्रक्रिया तय की जाए कि हमारा यदि क्वेश्चंस गलत बनता है तो हम सिर्फ उसको हटाएंगे नहीं, क्वेश्चन हटा देने से माइनस मार्क में किसी के साथ संयोग जुड़ा देते हैं, किसी का आप क्या कर देते हैं, उसके साथ दुर्भाग्य जोड़ते हैं। सीधा क्वेश्चन होना चाहिए। 3 प्रश्न से ज़्यादा आप संदेह में आते हैं, गलत होते हैं तो एग्जाम हो, ये तय होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो ये बताया जाता है कि 2 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद हम नहीं मार्कशीट चाहेंगे, सेलेक्ट होने के बाद हम मार्कशीट नहीं चाहते, हमारा एग्जाम हो, हमारी मार्कशीट आए, हम देखें संशोधित आंसर किया है, मिलान करें। और यदि किसी क्वेश्चन में आप मान लेते हैं कि यदि जो गोरखपीठ है, इसे गोरख धर्म जो गोरख सवाल है, तो उसमें से आंसर सब किताबों में ये मिल रहा है, आपने मान लिया एक्स को न मान करके वाई, उसका जस्टिफिकेशन देना, वही जस्टिफिकेशन आप नहीं देते हैं और हमको एक अंधकार में झोंक देते हैं। चाह रहा था, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस जब कराया जाता है, कराने के बाद एक बिल्कुल अंधेरा है हमारे सामने। इस बात का अंधेरा है कि जो पेपर आप बहुत अच्छा करते हैं उसमें आपको नंबर बहुत कम मिल जाएंगे, जो पेपर गड़बड़ हुआ है, आपने मान लिया है कि इसमें मुझको नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ठीक ठाक में नंबर मिल जाए, और इस बात की कोई भी सूचिता नहीं है 1% कि किसको नंबर कितना अच्छा मेंस में मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। कोई एक मानक नहीं बनाया गया कि हम जरूरत पड़ने पर उसको जान सकें कि हमें नंबर क्यों कम मिला, किसी को क्यों ज़्यादा मिला। एक बात होना चाहिए कि मार्क्स कट रहे हैं तो कट रहे हैं। मैं अब ये बात फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो हमारे पास 15, 16, 17 में 18, 19 के पहले जो चीज़ें थी, वो चीज़ें पुनः लाएं और उनको हम तक पहुंचाएं, ताकि हम वो मिलान कर सकें और संतोष कर सकें कि नहीं, आयोग जैसा संस्थान अपना सही से काम कर रहा है, हमारी गलती है। से तो 3284 की आई थी, तो मैंने उसमें फॉर्म भरा और मैंने 1 फरवरी सन 2025 को पेपर दिया और आज तक उसका एक बार टाइपिंग डेट भी दिया गया, तो फिर उसको मई में दिया गया था, फिर कैंसिल करके फिर दिसंबर में दिया गया। सर मैं उससे बहुत परेशान हूँ। और यूपी ट्रिपल-एससी, खासकर यूपी ट्रिपल-एससी का एक नियम है जिसमें पेट का हम जब फॉर्म भरते हैं तो 35 लाख कम से कम भरते हैं, और हर साल केवल 1 ही लाख मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम, कोई भी फॉर्म आता है तो 1 ही लाख उसमें क्वालिफाई होते हैं। तो ये बहुत बड़ी फेलियर है सर, और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाए जिससे ज़्यादा लड़कों को मौका मिल सके। थैंक यू सर। भैया बस एक बार आखिर में कहना चाहूँगा। हाँ, आप इससे निश्चिंत रहे, हम सब कुछ दिखाएंगे। सभी कुछ अभी हाँ, बस लास्ट में इतना कहूँगा, आयोग कोई भी हो, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को एकदम खत्म करनी चाहिए, और हम इतना निवेदन करेंगे कि संवाद जारी रखेंगे तो ये बच्चे आपसे बात करके अपनी समस्या हल कराएंगे, और संवाद बंद करेंगे तो धैर्य की परीक्षा छात्रों को न लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है और सरकार के लिए बेहतर है। सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश थी कि आज जब देश के आज़ादी के 80 साल पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री
का हम भाषण सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग छात्रों को देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ज़मीनों पर बहुत सारा काम होना बाकी है। तमाम वैकेंसीज़ हैं जो सालों से अटकी हैं, तमाम ऐसे आयोग हैं जिनमें वैकेंसीज़ आ ही नहीं रही हैं। जैसे प्राइमरी का जिक्र कर रहे हैं, बीते 5-6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। तो अगर छात्रों का कहना है अगर वैकेंसी नहीं है तो उससे जुड़े जो कोर्सेज़ करा रहे हैं उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। हमारे साल भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारी उम्मीदें भी टूट रही हैं। तो हमारी कोशिश थी कि शिक्षक आयोग से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं छात्रों की वो सुनी जाएं, UPSSC से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या यहाँ की जो लोकल की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको ज़रूर हम जो जवाबदेह लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ। और उम्मीद करते हैं ये तस्वीर बदलेगी और जैसे जैसे और परेशानी आती जाएंगी और मुद्दे आते जाएंगे हम लगातार उठाते रहेंगे। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। देख रहे ललन टॉप। शुक्रिया।